अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। आपको कहेंगे नया दिन में नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, हैप्पी मॉर्निंग है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो आज हमने आपके साथ डिस्कस करना है। बहुत सारी आज अच्छी खबरें हैं। अच्छा, जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, वैसी बड़ी अच्छी खबरें आ जाती हैं। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ आज की जो अच्छी बात है उससे कर लेते हैं कि अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पर हो। गलत को गलत कहना बहुत ज़रूरी है, और गलत को आप तभी गलत कहते हैं जब आप गलत को गलत समझते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या किरदार है, सामने वाला कर रहा है ना। ये देखिए, जब आपकी आंखों ने वो गलत काम होता हुआ देख लिया, वो भले किसी के साथ जाती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी है, किसी की हक तलफी है, तो फिर भी आप उस गुनाह में उतने ही शरीक हो जाते हैं जितना वो करने वाला शामिल होता है। इसलिए कहीं पर गलत होता देखें, किसी के साथ बुराई होती देखें, किसी की हक तलफी देखें, किसी का किसी के साथ कुछ ऐसा मामला होता हुआ देखें जो कि आपके नज़दीक नागवार गुजर रहा है, तो उसको उस पर आवाज़ उठाएं, उसको रिपोर्ट करें। भले से आपको लगता है कि आप कलम के ज़रिए कर सकते हैं, आप बोल के कर सकते हैं, आप दिल में नागवारी उसको समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इजहार ज़रूर करें, बड़ा ज़रूरी है। वरना फिर आप उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं कि सामने वाले ने गलत किया तो फिर इसका मतलब आपने उस गलत को सही समझा और फिर आप भी गलत करने वाले के हमरा उसके साथ खड़े हैं। तो प्लीज़ इस पे गौर करें और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाया करें, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि लोगों की हक तलफी भी हो रही होती है, लोगों का सुकून बर्बाद किया जाता है, लोगों को इस तरह के मसाइल में घेर लिया जाता है जो कि शायद वो डिज़र्व भी नहीं करते, उनके साथ वो सलूक रखा जाता है। तो अगर कभी अपने इर्द गिर्द ऐसा देखें तो प्लीज़ आवाज़ ज़रूर उठाएं। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करेंगे। आज हमारे पास सबसे पहले हम देंगे टर्की के हवाले से। टर्की और शाम में हौलनाक ज़ल्ज़ला, अमवात की तादाद 21,000 से ज़ायद हो गई है। तादाद 40,000 तक जाने का खदशा है। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया है। लोग अपने प्यारों की मैयतों पर नोहा कुना है। सख्त मौसम है, सख्त सर्दी है और तबाह हाल सड़कें हैं। इमदादी कामों में रुकावट बन रहा है ये मौसम भी और ये ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ज़ल्ज़ले के बाद अभी तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। खौफ के बायस शहरी शेल्टर्स में पनाह नहीं ले रहे कि खुदा न खास्ता कि कहीं ये शेल्टर्स भी ज़मीन बोस ना हो जाए। खुदा न खास्ता कोई आफ्टर शॉक्स के सिलसिले में कोई एक ऐसा आफ्टर शॉक आए कि वो फिर से तबाही की दास्तानें रकम कर जाए। जब कहीं पर ज़ल्ज़ला आए, कोई भी कुदरती आफत आए ना, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ छोड़ के जाता है कि सदियों वो कहानियाँ हमारे जहनों पर नक्श हो जाती हैं। हमारे मुल्क में जब भी ऐसी कुदरती आफत आई है तो हमने देखा है कि उसकी दास्तानें ऐसी दास्तानें होती हैं कि हम अरसे दराज के बाद भी उनका जिक्र कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पर और आपके उन पॉलिसीज़ पर जो कि आप उन लोगों के लिए बनाते हैं जो इस तरह के मुतासरीन होते हैं। मैंने कल एक सोशल मीडिया पे फुटेज देखी जिसमें इस्तांबुल के मनासिर दिखाए जा रहे थे कि लोग किस तरह टीम वर्क कर रहे थे कि एक पतली सी गली थी और इमदादी सामान वहाँ चाहिए था और ट्रक वहाँ नहीं जा पा रहा था। लोगों ने टीम के ज़रिए उस सामान को ट्रक से उतारना शुरू किया और एक के बाद दूसरों के हाथों में गया और इस तरह वो मतलूबा जगह पर पहुँचा। ऐसे वक्त में मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत होती है। हमें नहीं पता कि आगे आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा होगा। हम हमेशा अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि हम समेत जितने भी पूरी दुनिया में मुस्लिम बहन भाई जहाँ जहाँ जिस कोने में बसते हैं, आने वाली अगली घड़ी, अगला लम्हा उनके लिए बड़ा अच्छा हो, अल्लाह ताला उन्हें अपने अमान में रखे। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है, कुदरती आफत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। हमने सैलाब में देखा कि क्या हुआ था पाकिस्तान में जब ज़ल्ज़ले आए हमने तब भी देखा। जब कोई इमारत भी कराची में गिर जाती है तो उसको भी देख के ना हमारा दिल सहम सा जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो अमवात है वो हज़ारों में पहुँच चुकी है और अभी भी यही कहा जा रहा है कि अमवात के बढ़ने का सिलसिला हो सकता है, ये रुका नहीं है, अमवात की रेशो में इजाफा हो सकता है। अल्लाह ताला टर्की पर, शाम पर अपना रहम करे। और मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि कराची में कल मैं ट्रैवल कर रही थी तो जगह जगह लोगों ने छोटे छोटे से कैंप्स कायम किए हुए थे जिसमें टर्की और सीरिया के लोगों के लिए इमदादी वो कैंप थे। तो जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितनी आपकी तौफीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अपने घर का सारा सामान ला कर आप दे दें,
₹10 है, ₹5 है, ₹20 है। कोई बच्चा मुझे अगर देख रहा है, उसकी पॉकेट मनी से अगर ₹5 निकलते हैं, ₹10 निकलते हैं सीरिया या टर्की के भाइयों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, तो प्लीज़ अपना हाथ मत खींचें, आगे बढ़ के ना इनका हाथ थामें। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब आप किसी का हाथ थामते हैं ना, तो जब आप पे खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला खुद मुहाफ़िज़ बन के सामने आपकी चीज़ें आ जाती हैं और वो फिर वो रास्ते निकाल देता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर पाते। तो लोगों को मुश्किलात से निकालने का हुनर जाने, क्योंकि हमने ऐसी कुदरती आफत का बहुत ज़्यादा सामना किया है और हम बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। महंगाई के मारे अवाम जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। कराची पोर्ट पर फंसे अजनास के 2400 कंटेनर जो हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया है। मुल्क भर में दालों की कीमत में 15 से ₹25 फ़ी किलो कमी। अल्लाह करे जी ये कमी इसी तरह से कायम रहे, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग स्टोर्स पे अलग अलग रेट्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंस का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है और रेट लिस्ट आ जाती है, लेकिन जो दुकानदार है वो मनमानी करते हमें नज़र आते हैं। तो ये मनमानियों वाला जो एक इजाफे का सीन है, अल्लाह करे वो हमें यहाँ पर नज़र ना आए। अगर हमें 15 से ₹25 कमी का सुन भी रहे हैं और हमें हमारे सामने अगर चीज़ें आ भी रही हैं, तो ये इसी तरह से और ये तमाम लोगों को रिलीफ मिले, चंद एक अनासिर को ये रिलीफ ना मिले। इसके अलावा जनाब, अच्छा ये जो मैंने भी आपको खबर दी है दालों में कमी की, ये पूरे पाकिस्तान के लिए थी। अब जो खबर है वो सिर्फ कराची वालों के लिए है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹10.80 फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है। कमी का इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए फरवरी के बिजली के बिल्स पर होगा। चले कुछ नहीं, थोड़ा ही मिल रहा है, लेकिन शुक्र अदा करें कि मिल रहा है इस महंगाई के दौर में। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र 3D एनिमेटर से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे और किस तरह से इन्होंने ये सोचा कि नहीं ये रास्ता अपनाना चाहिए और क्या क्या इनकी जो है वो क्वालिटीज़ हैं, कितना मुश्किल लगता है इन्हें ये काम छोटी सी उम्र में कैसे कर लेते हैं, इनसे आज हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे। इसके अलावा जी जामिया NED के शोबा स्टूडेंट अफेयर्स के ताउन से 105 ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स तकसीम की गई। प्रोग्राम में इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। हम जानेंगे प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कब तक चलता रहेगा, क्या ये जो स्कॉलरशिप है सिस्टम है ये सेमेस्टर वाइज है या एक ही दफ़ा मिलेगी, क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में एक अहम बात करेंगे, वो है दिमागी मरज़ यानी मिर्गी की। ये मरज़ कैसे लाहक होता है, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स कैसे हैं, आप इससे बच कैसे सकते हैं, क्या बाय बर्थ होता है ये, क्या आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इसका अटैक हो सकता है, क्या इसका कोई इलाज है या सिर्फ वक्ती इलाज होता है और एक अरसे के बाद ये आपको चीज़ दोबारा अटैक कर सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में ना कुछ के लिए आज के वक्त में हम सोचते हैं कि अच्छा हम कुछ भी कर जाएंगे, छोटा झूठ बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा तो झूठ है, लेकिन हमें हमारी मतलूबा चीज़ मिल जाएगी। नहीं, झूठ भले से छोटा हो या बड़ा हो, झूठ झूठ होता है। इसलिए हमारा दीन हमें सिखाता है कि झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बड़े से बड़े गुनाह की तरफ हमें ले जाता है। एक हदीस है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे अंदर बहुत सी बुराइयाँ हैं, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जानी भी हूँ, मैं लोगों का हक भी खाता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, तो आप बताएं कि मैं एक कौन सी बुराई तर्क कर दूँ। तो प्यारे नबी पाक ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना तर्क कर दो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। आप सोचें कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। अपनी ज़िंदगी में ये ना देखें कि झूठ छोटा था या बड़ा था या मजाक में था, ये देखें कि आपकी ज़ुबान से झूठ अदा हुआ है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया है। जैन महमूद ने मैदान मार लिया है। आज से प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड शुरू होगा। तैयारियां कैसी हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है, कितने मरहले मज़ीद होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। इसके अलावा पूरा जो वीक है उसमें जो सियासी सूरत हाल रही है, जो सियासी हलचल रही है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ज़रा हम आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। पेशगी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ, लेकिन स्टाफ लेवल पर मुआहदा नहीं हो सका।
IMF मिशन ने मुआहदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। IMF मिशन ने 10 रोज़ में हुकूमत से सख्त फैसले करने समेत बहुत कुछ मनवा लिया है, लेकिन वापसी से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा करने पर ना माने। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर ही खत्म हो गए। मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया। IMF मिशन ने इसके लिए मजीद वक्त मांग लिया। सेक्रेटरी खजाना आमिर याकूब शेख ने भी तस्दीक की है कि फरीकैन में कुछ निकात ताहाल तस्फिया तलब हैं, जिन पर फैसला वाशिंगटन से होगा। IMF ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग के लिए मुतल्लिका सफीरों से मुलाकात करके तस्दीक भी कर ली। IMF ने बिजली गैस की कीमतें, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने की शर्त रखी। कहा तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी और इस्लाहात यकीनी बनाना होंगी। दोस्त ममालिक से $5 अरब तक के फंड्स का इंतजाम करना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी, निजकारी प्रोग्राम पर अमल और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। मिनी बजट के जरिए टैक्स महसूलात में इजाफा और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी के बतदरीज खात्मे का मुतालबा भी किया गया। IMF ने पाकिस्तान के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज की दस्तावेज शेयर कर दी। फरीकैन का एक्शंस और पेशगी इक़दामात पर इत्तेफाक। वजीर आज़म से वीडियो लिंक और वजीर खजाना से रूबरू मुलाकात में हुकूमत ने मिशन को शराइत पर अमल दरामद और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए मुश्किल फैसले करने की यकीन दहानी करवाई। चलें जी, अब ज़रा हम सियासी मामलात की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान है। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वो ये कह रही थी कि हीरे की अंगूठियाँ रिश्वत लेने पर खान साहब की अहलिया की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो किस तरह से उन्होंने तनकीद की थी खान साहब पर, ज़रा आपको सुनवाते हैं। जिस गिरोह के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौन को बताओ। सिर्फ एतराफ़े जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। पहले तो फराह गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं, जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई। हीरों की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं। रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है। पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए। जेबें तुमने भरी है, जेलें अवाम भरे। क्यों भरे भाई? ये वही शख्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमरीका तक आ गई। अमरीका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई। डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते, आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए, तो ये दौड़ा दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। इमरान खान और इसके हवारियों को दीवार पे लिखा हुआ अपना अंजाम साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं। इमरान खान ने हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि बरवक्त इंतखाबात के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नजर नहीं आती। ज़मान पाक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बचती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत APC तो बुलाए जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेगी। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ तो उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात की और इंतखाबात की तारीख के हवाले से बैकडोर राबतों पर आगाही दी। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की सियासी सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया महक, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। अच्छा आयशा, अगर हम ये जो पूरा हफ्ता गुजरा है इसमें पाकिस्तान की सियासत को देखें तो कुछ हलचल हमें ऐसी नज़र आई जो कि मुझे लगता है कि शायद PTI के लिए आगे मुश्किलात पैदा कर सकती है। एक तो परवेज़ रशीद का मामला, फिर हमने देखा कि इसके अलावा परवेज़ इलाही का मामला, चौधरी परवेज़ इलाही का, इसके अलावा हमने देखा कि शेख रशीद की गिरफ्तारी। तो ये जो गिरफ्तारियों का एक मौसम PTI के लिए आ गया है, आपको लग रहा है कि शेख रशीद के बाद कोई मज़ीद गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि
पीटीआई तो हर जगह पर गुफ्तगू में यही बात करती नजर आती है कि हम गिरफ्तारी से डरते नहीं, देख लेते हैं किसने हमें आके गिरफ्तार करना है, कर लें जो भी आना चाहता है। तो आपको लगता है कुछ ऐसा मामला आगे चल सकता है? देखिए मैं ये चंद महीने की नहीं, ये मेरा ख्याल है गुज़श्ता साल अप्रैल से मामला सारा शुरू हुआ है। हमारी सियासत एक रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है और जो रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुना था उसने अल्टीमेटली यहीं तक पहुंचना था। फौरी तौर पर तब भी मैंने कहीं बात करते हुए कहा था कि फौरी तौर पर शायद दिख रहा हो कि इमरान खान साहब के साथ बहुत सपोर्ट है, लोग निकल रहे हैं और चीज़ें उनकी फेवर में जा रही हैं, बट इन अ लॉन्गर रन उनको नुकसान होगा उस तमाम तर्ज सियासत का जो वो इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा। वो सबसे बड़े जिसे कहें कि फ़ायदा उठाने वाले रहे हैं गुज़िश्ता 5-8 साल की सियासत का, जिस तर्ज की सियासत इस निज़ाम के नीचे जहाँ होती रही, जिस पर इस वक्त इमरान खान तनकीद कर रहे हैं। तो जब आपने इतना फ़ायदा उठाया तो आपको थोड़ा समझ कर सियासत करने की ज़रूरत थी, मगर इस वक्त जो जिसे कहा जाए टकराव की सूरत बन गई है। गिरफ्तारियों की आप बात कर रही हैं तो गिरफ्तारी सियासत में किसी की भी हो सकती है और मेरा ख्याल जो असल में सियासतदान होते हैं उनको गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिरफ्तारी देने को तैयार रहते हैं, बल्कि अपने बैग्स भी तैयार करके बैठे होते हैं। शेख रशीद इस किस्म के बयानात भी दे रहे हैं। अच्छा। सो बात हम बिल्कुल जो आप शायद पूछना चाह रही हो, बात कहीं भी जा सकती है मेरा ख्याल से, और चैलेंज भी कर रहे हैं वजीर दाखिला साहब इमरान खान साहब को कि आपको वहीं रखेंगे जहां आपने हमें रखा। अगर मैं बात करूं इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं तो ये होना नहीं चाहिए, मगर हालात खराबी की तरफ ही हैं और जाएंगे उसी तरफ ही जिसको हम सब चाहें भी कि ना हो और प्रेडिक्ट भी ना करना चाहें कि मामला तो उस तरफ जाएं। टोन डाउन ना हुए सियासतदान, हालात को अपने हाथ में ना रखा तो सियासतदानों के हाथ में भी चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा है, अभी आप मरियम नवाज का स्टेटमेंट सुनवा रही थी, जी। जिस तरीके से सिर्फ इल्जामात पर बात की जा रही है पब्लिक जलसों में जाकर, ये वो तर्ज सियासत है जो गुज़िश्ता कुछ सालों में हमारी सियासत का असल रंग बन गया है। दरअसल ये सियासत है नहीं, बच्चों की तरह लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वो सियासतदान जिन्होंने आवाम के लिए पॉलिसीज बनानी और डिलीवर करना है और उस डिलीवर करने पर वोट लेना है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। सो सिर्फ इल्जामात हैं। मरियम नवाज जलसे में खड़े होकर इल्जाम लगा रही हैं, उनकी गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही हैं वो उनको ओन नहीं कर रही। अवाम ने उनको इस इल्जाम पर वोट नहीं देना है, अवाम ने उस हुकूमत की कारकर्दगी पर वोट देना है। बिल्कुल। सो उनके पास कुछ है नहीं यहाँ पर। हुकूमत के पास सिर्फ इमरान खान को, उनके लोगों को या लीडरशिप को अगर गिरफ्तार करना है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ चलना है तो मेरा ख्याल से किसी के हाथ भी कुछ आने वाला नहीं है। अगर इन लॉन्गर रन देखूं कि आने वाले चंद महीने कहाँ चीजें लेकर जाएंगे, तो आप ठीक कह रही हैं, ये एक हफ्ता बता रहा है कि जो सियासतदान चाह रहे हैं वो भी नहीं होने वाला, जो हुकूमत चाह रही है शायद वो भी उस तरह ना हो सके। तो फिर ख्वाहिशात हैं, दिल में दबा के रखें, किसी और की ख्वाहिश ना पूरी हो जाए। सही, ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि आईएमएफ के साथ हमारे जो मामलात थे उनका कोई हमें वो रिज़ल्ट नहीं निकलते हुए नज़र आया जो कि शायद हो जाना चाहिए था। जैसे कि पीटीआई कह रही जी कि आईएमएफ के साथ अगर मामला डन हो गए मुकम्मल तौर पे तो हुकूमत एक तूफ़ान लेकर आने वाली है, महंगाई का तूफ़ान तो पहले ही हम फेस कर रहे हैं और जो अभी के मामलात है उसमें एक ऐसी हम सतह देख रहे हैं आईएमएफ और हुकूमत के मामलात की कि कुछ स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे आपको वजह क्या लग रही है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम है। मईशत यहाँ खड़ी है, नो डाउट कि हमारी गवर्नेंस कभी भी अवाम को देखकर नहीं चली है, हमारी पॉलिसीज अवाम को देखकर नहीं बनाई जाती और ना अमल दरामद होता है। आईएमएफ 7-10 दिन यहाँ बैठकर बातचीत कर रहा है, बोर्ड मीटिंग तक नहीं मामला पहुंच सके, पॉलिसीज कुछ बन गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम ये सब्सिडीज वापस लेंगे, ये इकदाम करेंगे, मगर वो श्योर नहीं है कि आप करेंगे तो इन पॉलिसीज पर अमल दरामद कैसे होगा? आप अपने कर्जों और बैरूनी कर्जे जो आप लेते हैं उनको किस तरह निपटाएंगे, अंदरूनी कर्जों के खसारे किस तरह निपटाएंगे? सो वो कह रहे हैं कि आप पॉलिसीज तो बना चुके, लेकिन इन पॉलिसीज पर आया हम अमल दरामद करेंगे, हम अपनी कमिटमेंट रखेंगे। तो एक मसला तो कमिटमेंट का भी है जो गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान हुकूमत पूरी नहीं कर सकी। सो वो डरे हुए हैं हमसे। हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, अगर कोई हमारे रोज अखबार पढ़े तो क्या कोई मुल्क ऐसे मुल्क को कर्जा देना चाहेगा? आईएमएफ का इदारा कर्जा देना चाहेगा? बहुत से दूसरे मुल्क हाथ रोक कर बैठे हुए हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक रुके हुए हैं, वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो हमें बता रहे हैं कि आपको अपने लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा। हम भी अपने लोगों से टैक्स लेते हैं और वो टैक्स का पैसा आपको देते हैं, तो आपको अपने लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा। और इस पर आप देख लें, जो हम पहले बात कर रहे हैं कि हमारी सियासत क्या कर रही है। जी बिल्कुल, हमारी लीडरशिप जिसको पॉलिसीज बनानी है, जो पाकिस्तान का फेस है, जो अपनी फेस वैल्यू पर, पाकिस्तान की वैल्यू पर कमिटमेंट करती है और पूरी नहीं करती। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर ये ऐसे ही चला तो फिर वही बात है कि कोई भी आपको 1 रुपया भी देने से पहले डरेगा कि जिनको हम देने जा रहे हैं वो कितने दिन को बैठे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, और अगर पॉलिसी है तो उस पॉलिसी पर अमल दरामद
आमद क्या है, जहां पर जवाब निदारद है। यहाँ इलेक्शन की बात करो तो कहेंगे इलेक्शन नहीं करा सकते हम, इलेक्शन होना नहीं चाहिए अभी। सो हम सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स में यानी कि दायरों का सफर कर रहे हैं। जहां हम पिछले साल आजकल खड़े थे, हम अभी भी वहीं खड़े। तो दुनिया कहीं चली जाए, कुछ सोच ले लोग, 5 साल 10 साल 15 साल की पॉलिसीज बनाते हैं और अमल करके दिखाते हैं कि ये हमारा विजन था, हम यहाँ खड़े। यहाँ तो अभी तक विजन ही तय नहीं हो रहा कि हमें निजाम को चलाना किस तरह है। बिल्कुल ऐसे निजाम को आइन क्या कह रहा है, वजीर आजम का इख्तियार क्या होगा, वो चीजें नहीं चल रही हैं। यहाँ पर ब्लेम गेम के ऊपर निजाम चल रहा है। जाने वाले को कहो कि वो कुछ नहीं करके गया, और आने वाले को शौक इतना है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की दस्तार दे दो, हमारी जमात को हुकूमत दे दो तो हम सब ठीक कर लेंगे। बट देखें जो बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारी तो 8 माह हुकूमत नहीं थी, हमें तो हुकूमत नवंबर दिसंबर में मिली। तो भाई फिर जल्दी क्या थी? अगर हुकूमत ही नवंबर दिसंबर में मिली तो फिर कहेंगे जी हम जी रियासत बचा रहे थे। आपको रियासत बचाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना तर्ज सियासत दुरुस्त कर लें सब, तो रियासत खुद बच जाएगी। दरअसल बचा अपना अपना सियासी मफाद रहे हैं, अपना अपना घर, वो भी उतना उतना जो अपने दोस्त रिश्तेदारों तक फैला, उसको बचाने की एफर्ट है। तो ये तो बहुत बड़ी बातें हैं कि IMF हमें देगा, हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हम इतने सालों से कर रहे हैं। जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हमारी पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी और राइट डायरेक्शन में नहीं होगी, अशराफिया दुरुस्त नहीं होगी, कैबिनेट छोटी नहीं होगी, जो इख्तियार है उस इख्तियार को उसकी हद के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अशराफिया के लिए तो सब कुछ है, पेट्रोल भी मिल रहा है, घर भी मिल रहे हैं, बिजली पानी गैस सब है। अवाम तो हर चीज के लिए धक्के खा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आबादी का एक पहाड़ है, किस तरीके से मैनेज होगा दुनिया हमें देख रही है कि इनके पास है क्या, ये करेंगे क्या। और अगर आप बड़े घरों इस्लामाबाद और ऐसी जगहों का जाके नजारा करें तो लगेगा ही नहीं कोई मसला है, कोई परेशानी भी बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ एज यूजुअल नॉर्मल बिहेव हो रहा है। बिल्कुल आयशा, आप दुरुस्त कह रही है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है आपका सियासी इस्तेहकाम होना। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून करेगी क्या, लेकिन आपने पहले कहा ना कि मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शंस में जाएगी तो अवाम, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त गवर्नमेंट है, बड़े दावे भी हो रहे हैं। मरीम साहिबा जब भी किसी जलसे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करती हैं, हमने सिर्फ एक चीज़ देखी है कि वो खान साहब को हदफ़े तनकीद रखती हैं। मरीम साहिबा के कांधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है इस वक्त मुआशी लिहाज से भी। इस वक्त नून लीग के अंदर जो हम मामला देख रहे हैं वो भले से शाहिद हकान अब्बासी का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, हमने देखा कि एक साइड लाइन पे हमें वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने चौधरी निसार अली खान साहब को देखा था, एक मतलब ज़ाहिर सी बात है एक बड़े मंझवे सियासतदान है, किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन उन्होंने पार्टी के फैसलों से अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लिया। तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की अंदर के मामलात हैं वो यकीनन आने वाले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा हिला सकते हैं, उनको थोड़ा सा झटका मजीद लग सकता है। सेकंड, मुस्लिम लीग नून के पास कोई चीज़ नहीं है कि वो अवाम में लेके क्या जाएंगे। सख्त मुआशी फैसले इनसे हो नहीं रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एंड अगेन वही बात है कि आप जब अवाम के पास जाएंगे तो आप सिर्फ खान साहब पे तनकीद तो नहीं लेके जाएंगे, आपके पास कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड कर रही है? और साइड पे पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल खामोशी से देख रही है सब कुछ। अच्छा, पीपल्स पार्टी आपने अच्छा कहा, खामोशी से लोग खामोशी से भी देख रहे हैं पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी के जो हालात और जिस तरीके से वर्किंग हो रही है वो सिग्निफिकेंटली दिखाई दे सकती है जिस वक्त इलेक्शन होगा। अभी बेशक खामोश है लेकिन उनके काम जारी हैं, उनकी वर्किंग हो रही है जहां जहां पर होनी है। मुस्लिम लीग नून को जो आप कहते हैं ना, तो मरियम नवाज को जो जिम्मेदारी दी गई है उनके कंधे उठा पाएंगे, किस मजबूती से लेकर चलेंगे, वो क्या बयानिया जमात को देगी, ये देखने वाली चीजें हैं। फिलहाल बयानिया तो नजर नहीं आ रहा। आप हीरो की अंगूठी से नारा लगाएं या कहें कि आप किसी सियासतदान को या अपने मुखालिफ को अंदर डाल देंगे या 5 के टोले तक आ जाएं, ये तो आवाम के अंदर जाने वाला है ना बिकने वाला नारा है किसी भी सूरत। मुस्लिम लीग नून ने कमाया अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब पॉलिटिकल अपनी कैंपेन चलाई, वोट को इज्जत दो, और वो उन्होंने अपने हाथों गवा दिया, वो उन्हीं का नारा था। और अब ओनरशिप भी नहीं लेते पिछले 8 माह की हुकूमत की कि हमें तो हुकूमत नवंबर दिसंबर में आके मिली है। ये वो अलमिया है जो इस मुल्क की हर सियासी जमात करती है। तो नून लीग के साथ होगा वही जो शायद सोचा भी ना हो। हम भी कल अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कशन हुई कि एक विफाकी जमात थी, लेकिन इस वक्त एक सूबे, और फिर हम इस जगह पहुंचे कि क्या सूबे के अंदर भी आकर वो जहां थे GT रोड की जमात कहलाती थी उस जगह को भी सेव कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि कल हजारा से महताब अब्बासी साहब ने भी अपने आप को अलहदा कर लिया, ये कहते हुए कि पॉलिसीज से वो इख्तलाफ रखते हैं और गलतियां कर रही है मुस्लिम लीग नून। सो ऑल एंड ऑल इस वक्त मरियम नवाज कॉलिंग द शॉट्स है। देखना यह है कि उनके साथ जमात कितना जुड़ती है, वो इख्तलाफ राय को खुद कितना बर्दाश्त करती हैं, किस कैलिबर से इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को लीड करती हैं। अगर तो ये वही सतही किस्म की सियासत करनी है कि आप इल्जाम दें, गाली दें, दूसरों के घरों में झांक कर सियासत करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल फिर कुछ गेन कर पाएंगी वो। क्योंकि अवाम इस सारे मोड से बाहर जा चुके हैं, अवाम का एक्सपोजर इतना हो गया, उनको चीजें दिखाई देने लग गई हैं। अब वो कोई एक PTV का दौर भी नहीं रह गया कि आप जो दिखाएंगे वही नजर आएगा। आप दूसरे की हीरो की अंगूठियों की और चोरियों की बात करेंगे
तो गुज़िश्ता दहाइयों में सब हुकूमतें ये करती रही, उंगलियां सबकी तरफ उठेंगी। फिर अदालतें कहती हैं लाइन गुज़िश्ता तमाम सालों के तोशाखाना की डिटेल सामने रखें, सब पर बात हो, तो वो ये हुकूमत करने को तैयार है। और आयशा, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने मेंशन की कि अवाम जो है ना हमारी, उसको अवेयरनेस आ गई है, उसको पता चल गया है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी बयानिए पर कायम हो और उसके बाद आप उस चीज़ से हट जाएं, उस बयानी को गवा दें, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अवाम में दोबारा से एक वो एतमाद वाली चीज़ बहाल करना। बेहद शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मजीद स्टोरीज आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद का 12 साला बच्चा पाकिस्तान का सबसे कम उम्र 3D एनिमेटर बन गया है। इस कमसन एनिमेटर ने इतना मुश्किल काम कैसे और कहां से सीखा और किसने इसको इंस्पायर किया, अलीना शाहिद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर हम इस बच्चे से बात करेंगे। ये है इस्लामाबाद का 12 साला अब्दुल अहद, जो पाकिस्तान का सबसे कम सिन 3D एनिमेटर है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इसने ये सफ़र 10 साल की उम्र में शुरू किया। मैं अभी नेचर सीन्स भी बना सकता हूँ, लाइक ऑटम ट्रीज हो गए और फॉरेस्ट सीन हो गया। मैंने कार एनिमेशन भी बनाई है। अब्दुल अहद ने 3D एनिमेशन सीखने के लिए ना किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और ना ही इसके पास कोई डिप्लोमा है, क्योंकि आज के दौर में कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं। यूट्यूब पे सारी चीज़ों का हल भी है, लाइक अगर मैंने केक बनाना है उसके मेरे पास 1000 ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। अगर आपको एक ईजी ना लगा तो आप दूसरा देख लें। अपनी उम्र के दीगर बच्चों के लिए अब्दुल अहद के पास अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने का बड़ा मुफीद मशवरा है। ये जो ऑनलाइन स्किल है ये फ्यूचर है हमारा, तो हम अगर बेशक छोटा है या बड़ा है वो अभी से स्टार्ट करें, अपने टाइम को मैनेज करें। ये नहीं है कि कार्टून्स देखें और ये सब करें। बहुत से वालिदैन को शिकवा होता है कि बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि इस दुनिया में सीखने की बहुत सी चीजें हैं। इस दौर में बच्चों का मोबाइल या कंप्यूटर से ताल्लुक खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम किसी मुस्बत सरगर्मी में इस्तेमाल करके उन्हें कोई भी स्किल बआसानी सिखाई जा सकती है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। चलें जी, अब्दुल अहद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहद, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे ये बताएं कि इतना मुश्किल काम कैसे कर लेते हो? सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताओ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज इस वक्त 12 साल है। अच्छा, तो ये इतना मुश्किल काम कैसे सीखा, किसी से इंस्पायर हुए, कब से कर रहे हो? जी, इस काम का शौक़ मुझे तब हुआ, यानी इंस्पायर में तब हुआ जब भी हम लोग कोई कार्टून्स या मूवीज़ देखते थे, तो मेरे जहन में सबसे पहले ये सवाल आता था कि ये बनी कैसे हैं। तब तो मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं पता था, तो बस यही सवाल आता था कि बने कैसे हैं। तो उसका शौक़ था और जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने ये स्किल सीखना है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या लगी? मतलब जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, सीखते हैं, उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें कोई ना कोई एक चीज़ मुश्किल ज़रूर लगती है, तो कुछ मुश्किल लगा? जी, शुरू में मुश्किल लगता था, बार बार लाइट चली जाती थी, सारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता था और तब मुझे एनिमेशन भी नहीं आती थी। तो मतलब इतना अच्छा सीन बनाने के बाद जब उसके एनिमेशन पे आता था, उसके एनिमेशन पे बात आती थी, तो सारा कुछ ओहो, लाइट की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने सीखा कहाँ से? मैंने 99% यूट्यूब से वीडियोस देख के सीखा। अच्छा। फ्री कोर्सेज लेके सीखा और बाकी जो 1% है वो हमने एक सर, ऑनलाइन सर हमने हायर किए थे और उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। अच्छा अब्दुल अहद, मुझे बताएं कि अमूमन इस एज में जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बस कंप्यूटर के सामने इतना नहीं बैठना। एक आपको टाइम दे दिया जाता है 1 आवर या 2 आवर, इससे ज़्यादा जी आप कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते। तो पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया या पेरेंट्स का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो क्या था? जब उन्होंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट देखा जिसमें मैंने डोनट बनाया था, तब दे वर शॉक्ड और उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। और बाकी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत मोटिवेशन दी। जब भी मैं डीमोटिवेट होता उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो इसकी वजह से फिर मैं आहिस्ता मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ती गई और मैं अभी इस मकाम पे हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अभी आगे आपने अपनी लाइफ में क्या सोचा है? कोई ना कोई एक गोल तो सेट किया होगा कि इसे अचीव करना है, तो क्या आपका गोल है जिसके लिए आप मज़ीद आप चाहते हैं, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें?
मैंने अभी जितना सीखा है वो मैं अपने चैनल आहद एनिमेट्स के नाम से है एक, उसमें मैं सिखा भी रहा हूँ और अभी मैं सीख भी रहा हूँ। और मेरा आगे का गोल ये है कि मैं पाकिस्तान में आपने तो कोई 3D एनिमेशन लाइक CG टाइप फिल्म्स होती हैं वो आपने नहीं देखी होंगी। ठीक है। तो मेरा गोल ये है कि मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊं और पाकिस्तान में 3D एनिमेशन CGI फिल्म्स लॉन्च करूं। ज़बरदस्त। अच्छा आहद, मुझे बताएं आप पढ़ते भी हैं? जी मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। मैं अभी 6th ग्रेड में हूँ और अभी मुझे माशाल्लाह इंग्लिश, साइंस, मैथ्स ये बहुत अच्छे आते हैं। ज़बरदस्त। तो आप किस तरह मैनेज करते हैं अपनी स्टडी को भी और फिर अपने यूट्यूब चैनल को भी? जी मैं सबसे पहले तो स्कूल पढ़ता हूँ, फिर आके होमवर्क करता हूँ, उसके बाद मेरे पास सारा फ्री टाइम होता है जिसमें मैं एनिमेशन सीखता हूँ, ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, बाकी सारा कुछ करता हूँ, खेलता भी हूँ। क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। तो बस टाइम मैनेज करता हूँ। कार्टून्स मैं बहुत कम देखता हूँ, गेम्स मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता क्योंकि मुझे मतलब उस तरह शौक़ नहीं है। लेकिन गेम्स बनती खेलने के लिए तो मैं कभी कभी मतलब बहुत कम खेल लेता हूँ, लेकिन मतलब इंजॉय करता हूँ। ये नहीं है कि सारा दिन 3D एनिमेशन पे ही बैठा रहूं। मतलब आपने जो है ना वो डिसाइड किया हुआ है कि जी मैंने इतना टाइम इस चीज़ को देना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना है। अच्छा आहद, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले तो उन्हें अपना टाइम मैनेज करना होगा। लाइक अगर वो 3 घंटे कार्टून देख रहे हैं तो वो 1 घंटे पे आ जाएं। गेम्स आजकल बहुत ज़्यादा खेली जा रही हैं। गेम्स तो बनती ही खेलने के लिए, लेकिन उनका टाइम ये लोग मतलब लिमिट से बाहर जाके खेलते हैं। अच्छा। तो उसे भी रिड्यूस करें और आपके पास जो फ्री टाइम होगा उसमें आप ये नहीं है कि बस सो जाएं, ये वो आप कोई स्किल सीखें। अच्छा। तो मेरा मैसेज ये है कि अभी से आप बेशक छोटे हैं या बड़े हैं, अभी से स्किल सीखेंगे ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बने। अच्छा आहद, आप प्रेफर क्या करते हैं, इंडोर गेम्स या आउटडोर? दोनों सही है। इंडोर में फिर आप अपनी फैमिली के साथ खेल सकते हैं, लूडो हो गई वगैरह, और बाहर जाके आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में आपके बहन भाई हैं जो कि अगर हैं तो वो क्या आपको कमेंट्स करते हैं, वो उनका रिएक्शन कैसा होता है? जब भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूं तो वो सबसे मेरी बड़ी बहन है आयशा ईमान उसका नाम है, तो वो जब भी आती है वो भी अभी मेरे ही चैनल से 3D एनिमेशन सीख रही है। अच्छा। तो वो भी आती है, मेरा नया प्रोजेक्ट देखती है, फिर मुझे 10 आउट ऑफ 9 या कुछ इस तरह के नंबर देती है और फिर कहती है ये आपने बनाया कैसे, फिर मैं उसे बताता हूँ। अच्छा। फिर वो कहती है कि मैं भी बनाऊंगी। मैंने कहा मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। हाँ। तो आपने वो देख के बनाना है। ओके। तो इस तरह सारे इतना खुश होते हैं। मतलब बड़ा अच्छा, आप तो लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस लेकर आए हैं। मुझे बताएं अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स आपने बना लिए और सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा था? अभी तक तो गिनना मुश्किल है। लाइक बहुत ज्यादा बनाए हैं, 50 से अबव 70 से ज्यादा। लेकिन जो सबसे मुश्किल था वो अभी उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरी सबसे पहली शॉर्ट फिल्म, सबसे पहली शॉर्ट फिल्म, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने लिख ली है, सारा कुछ कर लिया। बस उसमें जो एनिमेशन है कैरेक्टर्स की और स्क्रिप्टिंग है, बस वो मैंने सीखनी है। वो अभी मुश्किल पार्ट है। अच्छा, तो आहद क्या आप मुझे नाम बताना पसंद करेंगे अपनी शॉर्ट फिल्म का? ये सरप्राइज होगा। ये सरप्राइज होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आहद, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज है और क्या पसंद है आहद को, क्या करना अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा मुझे क्रिकेट पसंद है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खेलना। ठीक है। उसके बाद में हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ठीक है। अभी भी यहाँ लाहौर में हमारा स्कूल आया हुआ है, बाकी स्कूलों के साथ एक इवेंट है रोबोटिक्स का, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है और मुझे ये एक्टिविटी भी बहुत पसंद आई है। और तीसरे जो है वो इंडोर है, लूडो खेलना अपने बहन भाइयों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच आहद, आप हमारे साथ मौजूद थे, टाइम दिया, हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं और स्पेशली जो आपकी शॉर्ट फिल्म है, अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी से हमकनार कराए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। पढ़ो और इस काबिल बनो कि खुद दूसरों को भी पढ़ा सको। अब कोई तालिब इल्म तालीम से महरूम नहीं रहेगा। कराची की जामिया NAD के शोबा स्टूडेंट अफेयर्स के
ताउन से 105 ज़रूरतमंद तालिबे इल्मों को स्कॉलरशिप्स तकसीम की गई हैं। आफ्ताब रिजवी और उनकी अहलिया ने एक बीज बोया जो 7.5 करोड़ इकट्ठा करके एक तनावर दरख्त बन चुका है। आइंदा इस दरख्त की आबियारी तालिबे इल्मों के हाथ में है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पर। आफ्ताब रिजवी साहब और NED के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। एक बीज बोना सबसे पहला स्टेप होता है कि जी आप सोचते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, तो सर स्टार्ट कैसे किया? महक, ऐसा है कि पहले तो शुक्रिया तुमने हम दोनों को बुलाया। NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अभी 2021 में 100 साल मुकम्मल हुए। जी। तो 100 साल मुकम्मल होने पे सरोज लोधी साहब ने एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ किया था 26 सालगिरह पे। ठीक है। तो उसमें मैं भी चूँकि NEDian हूँ, मैंने कोई आज से 45 साल पहले ही थी, तो मैंने एक किताब लिखी थी जिन्हें मैंने देखा। ठीक है। उसमें मैंने NED के नामवर लोगों के शख्सी खाके लिखे थे। ओके। जब वो लिख ली मैंने, तो मुझे ख्याल आया कि हम जो जितने NED के एफ्लुएंट लोग हैं उनके साथ मिलकर कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हमारी आने वाली नस्ल जो है उसकी तालीम महफूज हो सके। ठीक है। तो एक ख्याल आया कि एक स्कॉलरशिप माजी के नाम से कायम की। माजी सर क्या मकसद था? मकसद ये है कि हम वी आर मोर कमिटेड टू आवर मदर्स एंड फादर्स। माँ का रिश्ता हमसे दुनिया में सबसे कदीम रिश्ता है, यानी हर रिश्ते से कुछ महीने पहले का रिश्ता हमारा माँ के साथ है। ठीक है, हम सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। तो हमने इसको माजी स्कॉलरशिप इसलिए किया था कि हम इसको सिर्फ NED के स्टूडेंट्स तक या NED के साबिक तालिब इल्मों तक महदूद नहीं रखना चाहते थे। जिसको अपनी माँ से मोहब्बत है या माँ से अकीदत है वो इस फंड में हिस्सा डाले। अच्छा। और उसको वो फिर सरोज लोधी साहब के ताबुन से हमने इसको एंडोमेंट फंड में रखा, प्रॉफिट बेयरिंग उसमें, उससे हमने स्कॉलरशिप देना शुरू की। तो ये माजी स्कॉलरशिप बेसिकली NED के अलमनस ने कायम की है जो नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। उसमें सबसे बड़ा डोनेशन हमारे पास अशरफ हबीबुल्ला साहब का है, जिन्होंने कोई तकरीबन 3 करोड़ रुपए दिए। इसी तरह दुनिया भर के NEDians हैं और अब तो पाकिस्तान में भी लोग जो हैं माजी एजुकेशन फंड में पैसे डाल रहे हैं। तो ये सोच थी एक बुनियादी तौर पे, क्योंकि हम सब अपनी माओ के मकरूज हैं, हम सब अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मकरूज हैं, असातिज़ा के मकरूज हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, ये हम कर्ज उतार सकें। तो बाकी आपको सरोज लोधी साहब बताएंगे। सर अब आप ज़रा मुझे इस की डिटेल बताएं स्कॉलरशिप की। देखिए बेटा, NED यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात तो ये है कि वहाँ शहर का और मुल्क का बेहतरीन और ज़हीन तरीन तालिब इल्म आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि लोगों के माली वसाइल बड़े महदूद हैं, और स्पेशली आजकल के मौके पे जहाँ हर एक जहाँ तालीम मुझे लगता है बहुत महंगी हो गई है। खैर मैं यूँ तो नहीं कहूँगा, तालीम तो यकीनन महंगी हुई है, लेकिन सरकारी इदारों में उसका वो हाल नहीं है। अच्छा। NED यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको हैरत होगी कि साल की 70,000 से कम है। तो और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। लेकिन आप यकीन माने उन ज़हीन तालिब इल्मों के लिए बाज़ दफ़ा ये रकम भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाती है। तो जब आफ्ताब रिजवी साहब ने ये आइडिया दिया तो मैंने भी कहा फ़बेहा ये एक नेक काम है और बच्चों की मावनत और मदद हो जाएगी। फिर होता ये कि आप अच्छा काम करें ना तो फिर दिए से दिया जलता है। बिल्कुल ऐसे। और ये जो जून में हमने आइडिया शुरू किया था और अब हम 105 बच्चों को तो स्कॉलरशिप दे चुके हैं। टारगेट ये है कि 2000 बच्चे इससे हर सालाना मुस्तफ़ीद हों। सालाना 2000? जी सालाना 2000, क्योंकि एक्चुअली ये एक परपेचुअल फंड होगा और उसके अंदर 7.5 करोड़ रुपए तो रेज हो गए हैं। टारगेट है कोई तकरीबन 50 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ का टारगेट है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें हम करेंगे। अभी हमने एक फंक्शन भी किया था और उसमें भी यही था कि जो मुअख्खिर हजरात हैं उनको बुलाया और उनको बताया कि क्या तरीका है और किस तरह से बच्चों को दिया जा रहा है। ये नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप है। ठीक है। तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो उनको ज़रूरत है मावनत की, तो उसमें हम मदद कर रहे हैं। तो 105 बच्चों को इस 1 साल की स्कॉलरशिप मिल गई। 1 लाख रुपए सालाना? जी, लाख रुपए सालाना। तो फीस से ज़्यादा, फीस से ज़्यादा जी। और उसमें ज़ाहिर हमने वज़ीर आला साहब को बुलाया था, वो भी NED के ही ग्रेजुएट हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा कमिटमेंट किया। तो मैंने देखा ये कि आप जब एक नेक काम करते हैं तो नेकी की अपनी बड़ी स्ट्रेंथ और ताकत होती है और हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो नेकी में हिस्सा ले। और उसकी वजह से ये देखते ही ये
कहाँ पहुँच गया और जिस तरह से हो रहा है, और आफ्ताब रिजवी साहब और बाकी दीगर साथी और दोस्त मिलकर जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि 50 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन यहाँ फिर बताऊँ कि वो 50 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, उसको तो बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा और किया जा रहा है, और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उससे बच्चों की मावनत की जा रही है। तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ परपेचुअल फंड, ठीक है, वन ऑफ किस्म की एक्सरसाइज नहीं ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हालात हैं पूरी दुनिया में ही, माली परेशानी और मसाइल हैं, और इससे अच्छा कोई वक्त नहीं हो सकता कि उसमें बच्चों, और स्पेशली वो बच्चे जो ज़हीन हैं, जो केपेबल हैं, और वो आइंदा आने वाले वक्तों में मुल्क की बागडोर भी वही संभालेंगे। सही, लेकिन बस ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, पीछे ना रह जाएंगे। सर मुझे बताएं, बच्चों को किस तरह से, क्या डिफरेंट कैटेगरीज आप लोगों ने बनाई हुई हैं, किस तरह से जो है वो बच्चों को आप लोग जज करते हैं कि ठीक है हम इस बच्चे को स्कॉलरशिप पहले तो हम ये देखते हैं कि उस बच्चे की ज़रूरत है क्या, ठीक है, और कितनी है। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ है कि उसके घर में कितने कमाने वाले हैं और टोटल आमदनी कितनी है और कितना खर्च करने वाले हैं। इससे एक आगाज हो जाता है कि पर हेड क्या उनकी इनकम है, ठीक है, और लायबिलिटीज़ क्या है, घर का एड्रेस क्या है, ठीक है, घर में क्या सहूलियात मौजूद हैं, एयर कंडीशनर है कि नहीं है, घर में गाड़ी है कि नहीं है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, मकान अपना है कि नहीं है। उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें मांगते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, इस तरह की चीज़ें मांगते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा, ये एक बात मैंने ज़रूर देखी है कि इसमें बच्चे भी बहुत जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, अच्छा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते। सबके बावजूद कि हम उनसे कहते हैं कि अपने घर का जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या बे फॉर्म होता है, जिससे पता चल सके कि टोटल फैमिली लायबिलिटी कितनी है, लेकिन सबके बावजूद उससे सारी चीज़ें निकल के नहीं आती हैं। बाज़ लोगों के ऐसा होता है कि वो माँ बाप भी हैं, उनकी औलाद भी है, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप की भी किफ़ालत वही कर रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना। फिर दूसरी बात यह कि भरम और पर्दा रहे। बिल्कुल ऐसा अगर किसी के ऊपर आज मुश्किल वक्त है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको पब्लिकली क्या प्रचार कर रहे हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट, और फिर उसके बाद उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कम से कम रीजनेबल हो। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या होते हैं कि वो ध्यान उनका हट जाता है पढ़ाई की तरफ से, तो उसकी वजह से तो वो सबको भी देखना ज़रूरी है ताकि वो ट्रैक पे भी रहे, उनकी काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप भी होती रहे, और फिर साथ में उनको उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इस तरह से पूरी हो सकें कि वो कम से कम इस लायक हो जाएंगे अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम होंगे तो हमारी जो यूथ है उसके और भी बहुत सारे मसले हैं, और ये जो स्कॉलरशिप है अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसे देखा है कि आपके सेमेस्टर वाइज हो जाती हैं ये स्कॉलरशिप, तो क्या यहाँ पर भी ये प्रोग्राम है या फिर इस तरह का नहीं है, यानी आपके सारे तालीमी अखराजात आपकी यूनिवर्सिटी ही बर्दाश्त करिए, आप भले से जितने मर्जी साल वहाँ पर पढ़े। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले एनईडी यूनिवर्सिटी के हवाले से, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है वहाँ के बच्चों के लिए, और बड़ी अच्छी बात है जब हमारा फ्यूचर हमें नज़र आएगा कि वो पढ़ रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, उनके लिए अच्छे अच्छे रास्ते बन रहे हैं और उनको कोई फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है, तो वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो कल को हमारे मुल्क का ही नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ वाइस चांसलर मौजूद है एनईडी यूनिवर्सिटी के, इसके अलावा आफ्ताब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताएं कि स्कॉलरशिप क्यों रखा है इसका? देखो, इसमें बेटा ऐसा है कि हम इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कह सकते थे, जी, लेकिन उससे लगता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। जी जी। स्कॉलरशिप जब आप कहते हैं तो बच्चा प्राइड फील करता है कि मुझे मुंतखब किया गया किसी स्कॉलरशिप के लिए, उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एहसास से कमतरी नहीं होता। अभी जो हमने 105 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, उसमें एक बच्ची को स्कॉलरशिप दी थी, उसने इतना प्राउडली आके कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है। हाँ, तो हम लोगों ने कहा देखो कितनी अच्छी बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तुम्हें इनाम दे रहे हैं इस बात का कि तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं होता हूँ कनाडा में, मैंने ये नॉर्थ अमेरिका में प्रोग्राम शुरू किया था जो हमने ट्रांसफ़र किया सरोज लोधी साहब की तरफ। मेरी इसमें इतनी दिलचस्पी है कि पिछले 7 महीने में मैं 4 दफ़ा आ चुका हूँ पाकिस्तान। ज़बरदस्त। इसलिए कि मुझे पता है कि जब जो आदमी वो होता है आगे होता है उसकी बात को लोग सुनते हैं। फिर सरोज अहमद लोधी साहब हैं, सोहेल बशीर हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, फिर तो कारवां बनता जाता है ना। लेकिन इसमें सरोज साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ये कहा है कि सारे पैसे एनईडी के एंडोमेंट फंड में जाएंगे। आई डोंट टच द मनी, नोबडी गिव मनी टू एनीबडी। पैसे आते हैं डायरेक्ट अकाउंट में जो एनईडी ऑपरेट करती है, और ख़ास बनाया है माजी एंडोमेंट फंड। तो दुनिया भर के जो है वो हमारा प्रोग्राम ये भी है जो अभी डिस्कशन में है 50 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए, कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे साथ निकलें, ऑस्ट्रेलिया जाए, यूके जाए, नॉर्थ अमेरिका जाए, एनईडियंस के दरमियान बैठें, उनसे फंड रेजिंग करें। तो मेरे ख्याल में हम
1 साल में ये 50 करोड़ रुपए करके आप लोगों को देंगे और कराची के बच्चे और सिंध के बच्चे जो हैं वो इससे तालीम हासिल करेंगे। एक बात और मैं बता दूं, मेरा खुद बैकग्राउंड हम्बल है। ख़ानदान का एक बच्चा अगर पढ़ जाए पूरे ख़ानदान का मुकद्दर संवर जाता है। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक बच्चा पढ़ जाए पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल संवरता है और मेरे हिसाब से एक बच्चा कम से कम 5 जिंदगियों को मुतासिर करता है, बहन भाई माँ बाप, और वो फिर मल्टीपल होता जाता है। तो एक वक्त में अगर ये 2000 बच्चों की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद आप देखेंगे कि 2 लाख लोग जो हैं वो खुशहाली के पैरामीटर में घुस चुके हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारी यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अगेन वही बात है, उनको रास्ते नहीं मिलते, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, वोकेशनल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो आज बच्चा तालीम हासिल करेगा तो कल को हम उसे देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। सर, उसके लिए पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती, बच्चों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे जिनमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं वो हमें पीछे नज़र आते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए मुल्क में? देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका ताल्लुक शोबा तालीम से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से है। ठीक है। मुल्क में इंडस्ट्री लगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है। मुल्क में इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है। और हमारे पास इंडिजिनाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप होना शुरू, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग एंड गवर्नमेंट की नज़र होती है उसकी तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कोविड और कोविड के बाद फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर, इससे पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब है, सारा डिस्ट्रप्शन हुआ है। लेकिन वक्त की एक अच्छी बात यह कि बुरा वक्त हमेशा रहता नहीं है, अच्छा भी आएगा। जी, सिखा के बहुत कुछ जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है एनईडी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये एक ऐसा इदारा है और ऐसे चंद इदारे हैं मुल्क में कि वहाँ के ग्रेजुएट्स को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बल्कि इसमें से बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वो उस पोजीशन में बहुत जल्द आ जाते हैं कि वो मुल्क की खिदमत मुख्तलिफ शक्ल में करते हैं। आफ्ताब रिजवी साहब आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है। मैं तकरीबन कोई 6,500-7 हज़ार NED के एलमनाई हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनसे मैं राब्ते में हूँ। ओके। और उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बच्चे जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, coming from a very humble background, some of them needed financial assistance, are doing very, very well, extremely well. अच्छी बात है जो मैंने NED के एलमनाई में देखी, जो आई एम श्योर अदर इदारों में भी होगी, कि they want to come back and pay back to their alma mater. आफ्ताब रिजवी साहब ने एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया है और ये स्कॉलरशिप है तो सिर्फ NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए, लेकिन क्योंकि उसको माँ से कनेक्ट कर दिया है और आप यकीन माने इस उम्र में भी बड़े शिद्दत से माँ की कमी महसूस होती है। सर, वो हर उम्र में होती है। आप भले जिस मर्जी एज पे पहुंच जाएं, आप अपनी माँ की कमी कहते हैं कि माँ जो है ना वो न्यूक्लियस होती है। हाँ। अगर न्यूक्लियस जगह से मुंतशिर हो जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब इधर उधर हो जाते हैं। तो माँ इज माँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और माँ के नाम पर तो अगर थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू हुई तुमसे भी हम चंदा ले लेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ ने भी बड़ा साथ दिया, वो भी मौजूद थी, उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या कह रही थी? देखो भाई, पहली चीज तो ये कि नहीं सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो इसका जवाब मैं दूं। आफ्ताब भाई क्या देंगे, इनकी क्या जरूरत। हमारी जो भाभी हैं वो भी NED यूनिवर्सिटी ही की ग्रेजुएट हैं। अच्छा, सिविल इंजीनियर, और वो बलूचिस्तान की पहली खातून सिविल इंजीनियर हैं, माशाल्लाह। सूफिया भाभी हम तो कहते हैं, लेकिन सूफिया जमाली उनका नाम है, और डॉक्टर करार हुसैन की नवासी हैं। ठीक है। तो बहुत ही तालीमी घराने से उनका ताल्लुक़ है। और क्योंकि वो बैकग्राउंड बचपन जवानी आगे सारा तालीम से मुंसलिक रहा है, तो शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड। ठीक है। और आइडिया तो हम कह रहे हैं आफ्ताब भाई का है, लेकिन हकीकत ये है कि बगैर उनकी सपोर्ट के ये जिस तरह ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी ज़ाती जेब से ट्रैवल कर रहे हैं, ये कोई उस एंडाउमेंट फंड के पैसे से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या डोनेट, बिल्कुल अपने प्योर अपनी पॉकेट से ट्रैवल कर रहे हैं। जो अभी हमने कुछ अर्से पहले एक 5 स्टार होटल में प्रोग्राम किया, वो भी इन्होंने अपनी ज़ाती जेब से किया, उसका फ़ंड से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन थीं जब तक कि हमारी सूफिया भाभी का सपोर्ट ना हो। तो 2 जुमले मैं भी कह दूं, मुझे भी घर जाना है। चलिए अब आप कह दीजिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ दे तो वैसे भी आदमी की क़ुव्वत बढ़ जाती है और आदमी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, दोस्तों ने बहुत ताउन किया। और देखिए, कोई भी सोलो फ्लाइट एक दफ़ा होती है सिर्फ।
सोलो फ्लाइट कितनी दफ़ा करेंगे? बिल्कुल ऐसे। इट हैज़ टू बी ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको आगे, टीम वर्क बड़ा ज़रूरी, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। किताब भी जब मैं लिख रहा था तो मेरा लिखने का मूड ख़राब हो गया, तो सुबह ने कहा नहीं ये लिखो, बहुत अच्छा आइडिया है, वो क्लिक कर गया बस। कुछ बीवियों के ज़बान में बरकत भी होती है कुछ शक्ति भी होती है। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू की सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये सिलसिला चल पड़ा है, अल्लाह करे इसी तरह से रवा दवा रहे और हम अपने बच्चों को इसी तरह से तालीम की राह पर गामज़न देखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखें। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा उस चीज़ की बात करेंगे जिसका ताल्लुक हम सब से है। अच्छा, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में झूठ ज़रूर बोला है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी हमने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला, तो ये भी एक झूठ है। दुनिया का सबसे आसान काम है झूठ बोलना। इंसान अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोलता रहता है, और जो शख्स एक दफ़ा झूठ का सहारा ले लेता है फिर वो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है। बात बात में झूठ का सहारा लिया जाता है। दुनिया में तो झूठ बोलकर इंसान बच जाता है, लेकिन क्या ये झूठ अल्लाह ताला के अज़ाब से आपको बचा सकेगा? क्या ये झूठ हमें जन्नत में दाखिल करवा सकेगा? झूठ कबीरा गुनाहों में बदतरीन गुनाह है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इस चीज़ का एहसास होता ही नहीं है। अच्छा, झूठे शख्स की तबाही का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि वो झूठ बोल के लोगों को यकीन करवाता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको खुद भी लगता है कि वो सच बोल रहा है, और जब उसको ये यकीन होना शुरू हो जाता है तो यहीं से उसकी तबाही शुरू हो जाती है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुआशरे में या हम सब की ज़िंदगी में झूठ एक सांस की तरह, क्या आपने सांस लेना ज़रूरी है, झूठ बोलना भी ज़रूरी है। हमें क्यों लगता है कि झूठ के बगैर कोई काम नहीं होगा हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो सुबह शाम बहुत दफ़ा हम जिससे गुजरते हैं, लेकिन बहरहाल फिर वही बात है कि अगर हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर लें कि हमारी रहनुमाई दीन में हमें किस तरह से इस हवाले से की गई है, या हम कुछ उन अहादीस को दोहराते रहें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के आदाब के हवाले से बताई हैं, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और फिर हम हमेशा जब अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो हम इसी बात से आगाज़ करते हैं कि झूठ नहीं बोलना। बच्चों को इब्तिदा में यही बताते हैं, लेकिन जब हम खुद बड़े हो चुके होते हैं तो बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हम बात करते हैं अपने आका की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा गया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये तो मोमिन की निशानी है कि वो झूठ नहीं बोलता। अच्छा, फिर आपने फरमाया कि अगर कोई झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे कोस भर दूर चले जाते हैं, मील भर दूर चले जाते हैं, उसके करीब नहीं आते, उसके मुंह में बदबू आ रही होती है उस वजह से। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक मौके पर आपने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, जब उससे वादा किया जाए तो उसको पूरा ना करे, और जब बात करे तो झूठ बोले। और अगर ये तीनों निशानियां नहीं है और कोई एक निशानी है तो उसका मतलब है कि मुनाफिकत की वो एक निशानी है, तो उसको चाहिए कि इनको दूर करे अपने से। फिर एक मरतबा आपने ये भी फरमाया, हज़रत सुमरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठे हुए थे और आपने फरमाया, हमें फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि आपने फरमाया कि ख्वाब जो है वो सुबह के टाइम सुनाया करो, और किसी ऐसे को सुनाओ कि जो आलिम हो, जो इल्म रखता हो, हर किसी को ख्वाब ना सुनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से तमाम बात कर ली तो आपने खुद फरमाया कि रात मुझे 2 लोग एक ऐसी जगह पर ले गए, यानी आपने अपना ख्वाब सुनाया, ठीक है, कि मुझे ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर एक शख्स का जो मुंह है उसको जबड़ों तक चीरा जा रहा था, उसके होंठों को और उसके नाक को जबड़ों तक चीरा जा रहा था। तो बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई, उसके बाद कहा कि जब मैंने पूछा कि ये क्या है और ये कौन से लोग हैं जिनके साथ ये सलूक हो रहा है, तो आपको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोला करते थे दुनिया में, तो यानी उनको ऐसी सज़ाएं मिलेंगी। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाक़या मिराज पे आप तशरीफ़ लेके तब भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को के बारे में दिखाया गया और बताया गया कि वो लोग जो दुनिया में ऐसे ऐसे बुरे काम कर रहे होते हैं तो उनको सज़ाएं क्या मिलेंगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें आके अपने सहाबा किराम को इसलिए बताई कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचे रहें, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हम समझते हैं कि इसका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, छोड़ो, अगर हम बोल लेते हैं तो कोई बात नहीं, हमें फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि आम तौर से हम देखते हैं कि जब हम कोई ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो है वो बहुत झूठ बोलते हैं, तो जो इस तरह से मामलात करते हैं वो अपनी बरकतों को उठा लेते हैं, क्योंकि जो शख्स झूठ बोलता रहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे उसके रिज़्क़ की बरकत छीन ली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसानात हैं जो हमें होते हैं। और एक आपने फरमाया कि कोई शख्स अगर ऐसा ख्वाब सुनाए
जो कि उसने नहीं देखा, तो यानी कि झूठ बोल रहा हो, तो क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि जौ के 2 दाने लो और उसमें गिरा लगाओ। अच्छा, तो ज़ाहिर है वो गिरा नहीं लगा सकता। जब वो नहीं लगा सकता तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। तो ये एक ऐसी बात है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको फिर एक ऐसी सज़ा मिलेगी जो आप उसके काबिल भी नहीं होंगे बर्दाश्त करने के। झूठा ख्वाब सुनाने पे जी, तो आप चाहे झूठा ख्वाब सुना रहे हैं, झूठी बात बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें जो है पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि मसलन ये कि अगर कोई शख्स जो है उसे कोई मारना चाह रहा है जान से और वो अपने आप को छुपा रहा है, बचा रहा है और किसी के पास पनाह में आता है कि भी मुझे मेरा दुश्मन मेरे पीछे और वो मुझे मार देगा, सेल्फ डिफेंस में, जी, तो उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं कि भाई वो यहाँ नहीं है। या अगर कोई शख्स ये झूठ बोलता है अपने माल को बचाने के लिए कि लोग उसका माल छीनने के लिए आए हैं और उससे कहते हैं माल कहाँ है, तो वो कहता है मेरे पास माल नहीं है, अपना माल बचाने के लिए वो बोल रहा है, तो सही है, अपनी उसने माल की हिफाजत की। छोटी छोटी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। अच्छा, या फिर जंग में आप बोल रहे हैं, उस सूरत में कि आप अपने बाकी लोगों को बचा रहे हैं तो आपको इजाजत है। या अगर बीवी शौहर से या शौहर बीवी से अपनी मोहब्बत के इजहार में बोलता है, एक शख्स है उसकी 3 बीवी हैं, बीवी कहती है तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो क्योंकि वरना तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी ना। तो वो लड़ाई से बचने के लिए या अपने ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए ऐसी बात 3 भी क्या, एक बीवी से भी आप मोहब्बत का इजहार करें तो वो भी नाराज हो जाए। आप ये भी कहें ना आज खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा, तो वहाँ भी बीवी नाराज। अच्छा, ये अगर कहते हैं शौहर के नहीं खाना बिल्कुल ठीक बना है, यहाँ पे ठीक है, हाँ, उसको कहना भी यही चाहिए। एक्चुअली रसूल पाक ने ना हमें तालीमात भी ये दी है कि अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं और आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप नागवारी का इजहार ना करें, दिल टूट जाएगा। जी बिल्कुल, आप इसको बाद में किसी और अंदाज में कह दें, लेकिन आप कभी भी ये ना कहें कि रोटी बहुत ख़राब है, इसे जली हुई है, इसमें सालन बहुत जो है ठीक नहीं है, इसमें मसाले बहुत तेज़ हैं। ये बातें करने से आपने सख्ती से मना फरमाया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छा फ़लाना काम कर लो तुम्हें मैं चीज़ दिलवा दूंगा, फ़लाना काम कर लो तुम्हें मैं टॉफ़ी दिलवाऊंगा, या अच्छा मेरी ये बात मान लो, या इस टाइम पे ये काम कर लो, अपना होमवर्क कर लो, लेकिन हम फिर बाद में वो नहीं करते, या हम उस बच्चे को वो मतलूबा चीज़ नहीं देते जिसका हमने उससे प्रॉमिस किया है, जिसके बारे में हमने कहा है। ये भी झूठ की कैटेगरी में आएगा? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था एक मरतबा इस तरह का सवाल, तो आपने फरमाया कि अगर तुमने एक खजूर के लिए भी एक बच्चे से झूठ बोला तो क़यामत के दिन तुम उसके लिए जवाब दो। अच्छा जी, यानी खजूर को हम आज की टॉफी कह सकते हैं, चॉकलेट कह सकते हैं कि भाई तुम ये काम कर लो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। आपने नहीं दिया, आप क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देंगे तुमने क्यों झूठ बोला था बच्चे से। अच्छा, और आपको उसकी सज़ा मिलेगी। और पहली बात तो ये है कि हम लोग जो एक हमारा बहुत ही गलत रवैया है कि हम बच्चों से काम करवाते हैं लालच देकर। हमें कभी भी लालच देकर बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, ये यहाँ से तरबियत ख़राब होती है बच्चे की। आप कभी भी उसको ये मत कहेंगे तुम्हें मैं ये करने पे ये दूंगा, आप कहें ये वो काम है जो आपको करना ही है। हाँ, आपने करना है और आप बगैर लालच के उससे काम करवाएं, उसको ये एहसास दिलाकर कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है या ये वो लर्निंग का पार्ट है जो तुमने करना है और ये ज़रूरी है। अगर तुम नहीं करोगे तो और बच्चों से पीछे रह जाओगे। बच्चों को कभी लालच ना दें। अगर आपने बहुत छोटी उम्र में उनको लालच देना शुरू कर दी तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी लालच के और उनके जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी, यानी जो उनकी डिमांड है वो उतनी ही बड़ी होगी जितने वो बड़े हो रहे होंगे। सही, तो इसलिए कभी बच्चे को लालच देकर काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं चाह रही हूँ कि हुक्मरानों के हवाले से बात करूँ, उनकी तरह से सियासत के हवाले से बात करें। बड़े वादे होते हैं, बड़े दावे होते हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, आवाम को इलेक्शंस में एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो जो जल्द से जुलूसों में इतनी बड़ी आवाम के सामने आप, इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने आप जो दावे कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, या आप जो झूठ बोल देते हैं, इल्ज़ाम तराशी की सियासत आज हमारे मुल्क में आम है, तो ये जो सियासतदान इन पे तो फिर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है। एक तो आप तख्त पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आप आवाम आपकी ज़ेरे किफ़ालत है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमारा दीन जो है ना वो कहता है कि हुक्मरान जो हैं वो बाकिरदार होने चाहिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तमाम बातें हुआ करती थी, या आपके विसाल के बाद जब भी जो दीगर हमारे खुलफा आए तो हमेशा ये देखा जाता था कि दीन में कौन मजबूत है और कौन बाकिरदार है, उसके बाद उसका इंतखाब होता था। एक ज़ाहिर एक कमेटी बैठती थी, या जैसे हम मजलिस शुरा कह लें, इस तरह के जो भी एक तरीका कार होता था जिसमें जब किसी का इंतखाब होता था तो उसका बाकिरदार होना, उसका दीन के करीब होना, क्योंकि जो दीन फहम होगा वो लोगों के मामलात को, दीन को अपने जहन में रखते हुए बेहतर तरीके से हल कर सकेगा और उसको खौफ खुदा होगा। जिसको खौफ खुदा नहीं होता उसके लिए तो कोई काम जो है वो काम सही नहीं होता। वो अपने आप को ज़ाहिर है दुनिया के हवाले से, दुनिया को जमा करने के हिसाब से तो सोचेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मैंने एक काम भी गलत किया
तो फिर मुझे जवाब देने का, क्योंकि ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह सकते हैं कि अगर फरात के किनारे कुत्ता प्यासा मर गया तो उसके लिए भी मैं जवाब दूं। तो यहाँ तो इंसान भूखे प्यासे मर रहे हैं और कोई जवाब दे नहीं है। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होती ना खौफ खुदा वाली, तो फिर आप जो भी करते रहे आपके दिलों पे मोहर लग जाती है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि बीवियां जो होती हैं वो अपने शौहरों को डर के मारे कोई बात नहीं बता सकती, अपने चाहे अपने इन लॉस के हवाले से हो या फिर अपने मैके के हवाले से हो, और फिर झूठ बोल देती हैं वो मियाँ से। जैसे कि अक्सर मियाँ जो होते हैं वो ये कहते हैं जी कि तुमने अपनी वालदा से बात नहीं करनी, अपनी किसी बहन से बात नहीं करनी, और वो छुप के बात कर लेती हैं, और फिर कभी मियाँ पूछे तो आप झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो अपने इस बहन भाई से कोई राब्ता नहीं है। ये भी झूठ के ज़ुमरे में आएगा तो झूठ के ज़ुमरे में, लेकिन बेहतर है कि ऐसी सूरत में जो है ना आप ऐसी बात ना करें जो डायरेक्ट झूठ में आती हो। अच्छा। लेकिन एक ऐसा मामला है जिसमें आपका ब्लड रिलेशन है और आपसे उसने कॉल कर ली, ठीक है, फर्ज किया आपने नहीं भी किया, अगर उसने कॉल कर ली और आपको उठाना पड़ गया फ़ोन के मेरे भाई का या मेरी माँ का या मेरे बाप का फ़ोन था और आपसे पूछा जाए, तो फिर आप वो पर्टिकुलर लफ्ज़ ना कहें कि नहीं फ़ोन नहीं आया था और मैंने बात नहीं की थी, बल्कि लफ्ज़ों को थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से बयान करें कि पर्टिकुलर आपके लफ्ज़ों पे गिरफ्त ना हो। क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह काफ में कि जब तुम कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से निकालते हो तो तुम्हारे पास जो फरिश्ते हैं निगरान वो उन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए लफ्ज़ों पे गिरफ्त जो होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है। तो आप फिर इस तरह से गुफ्तगू करें कि बात भी रह जाए और वो झूठ में भी ना हो, बिल्कुल इस तरह से फिर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप आए, वक्त दिया गुफ्तगू की। बड़ा ज़रूरी है जी कि आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि आज आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के कमा रहे हैं, कल को आपका बच्चा झूठ बोलेगा और फिर ये चीज़ नस्ल दर नस्ल चलेगी। और कहते हैं जी वैसे ही हराम खिलाना एक ऐसी चीज़ है कि फिर आप उससे हलाल की तो उम्मीद रख ही नहीं सकते। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन ज़रूर देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।